महाराष्ट्र में आखिर क्यों नहीं हो रहा है गठबंधन, बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस तरीके से अब हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद तारीखें आ चुकी है कि महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव की तारीखें जिस तरीके से अब समय के मुताबिक बाहर दिखाई दे रही है, चुनाव आयोग के जरिए ऐलान कर दिया गया है कि महाराष्ट्र में भी अब आने वाले 20 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी दावेदारी है और देखा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, फिर वंचित बहुजन आघाड़ी क्यों ना हो, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, ये तमाम पार्टियां अब अपनी रणनीतियों को लेकर मैदान में दिखाई दे रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि इस गठबंधन की राजनीति को लेकर महाराष्ट्र में एक बड़ी हवा नजर आ रही है। जिस तरीके से खबर सुर्खियों में दिखाई दे रही है, ऐसे में अब ये भी कहना होगा कि अब इस गठबंधन को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी का, वंचित बहुजन आघाड़ी का और एआईएमआईएम का गठबंधन होगा या फिर नहीं। इस सवाल का जवाब ढूंढने की हम जरूर कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के अंत तक निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा और जिस तरीके से तमाम जो बातें हैं, जो वास्तविकता बनी हुई है, उससे भी आपको रूबरू होना होगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे कि इस देश के अंदर जिस तरीके से फुले शाहू बाबा साहब की जो विचारधारा मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी करती हुई दिखाई देती है, लेकिन अगर तमाम महापुरुषों का जो खासतौर पर बहुजन समाज से ताल्लुकात रखते हैं, उन्हें तमाम बहुजन महापुरुषों का जो कार्य क्षेत्र रहा, जहां पर उनका जन्म हुआ, वो भूमि अगर कोई भूमि है तो वो यही महाराष्ट्र की भूमि है। और इसी महाराष्ट्र की भूमि को प्रगतिशील भूमि भी कहा जाता है, जहां पर तमाम बहुजन संतों का जहां पर जन्म हुआ, इसके साथ साथ बहुजन महापुरुषों का भी जन्म इसी महाराष्ट्र की भूमि पर हुआ। बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले की, तो महात्मा ज्योतिबा फुले जो जिनका कार्य क्षेत्र पूना और उसके आसपास का क्षेत्र रहा, उसके बाद छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की बात करेंगे, उनका जो कार्य क्षेत्र कोल्हापुर के आसपास का रहा। बाबा साहब की बात करेंगे तो बाबा साहब का अमूमन तौर पर तमाम महाराष्ट्र के तमाम गांव कस्बों इलाकों में बड़े पैमाने पर बाबा साहब ने अपना कार्य क्षेत्र के दौरान काम किया। मतलब कि तमाम बहुजन महापुरुषों ने बड़ा समय इस महाराष्ट्र की भूमि पर बिताया है और ये भूमि महाराष्ट्र की एक उपजाऊ भूमि के तौर पर बहुजन विचारधारा के लिए ही मानी जाती है। यहाँ तक कि तमाम क्रांतियां यहाँ पर बहुजन महापुरुषों ने इसी महाराष्ट्र की जमीन पर, धरती पर कर दिखाया है, जिसके कारण जिसका उदाहरण पूरे देश में तमाम प्रदेशों में बड़े पैमाने पर दिखाई देता है, देते हुए दिखाई होता हुआ नजर आता है। लेकिन ऐसे में अब बता दे कि जिस तरीके से तमाम बहुजन महापुरुषों ने अपना जीवन यहाँ पर बिताया है, अपने जिंदगी के आखिरी क्षण तक इस महाराष्ट्र की भूमि पर, महाराष्ट्र की धरती पर जो काम किया है, जो बहुजन समाज के लिए जो अपना जीवन समर्पित करने का काम किया है, जिसके कारण बाबा साहब जैसे व्यक्तिमत्व का जन्म इस महाराष्ट्र में होता है, जिनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र होता है। भले ही बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश महू में क्यों ना हो, लेकिन बड़े पैमाने पर जो समय बाबा साहब ने जिंदगी का उन्होंने बिताया है, वो महाराष्ट्र में ही उन्होंने अपने आखिरी क्षण तक बिताने का काम किया। यहाँ तक कि बाबा साहब का जो अंतिम संस्कार है, वो भी महाराष्ट्र की भूमि पर ही होता हुआ दिखाई देता है, वो इतिहास भी है। तो अब सवाल यह है कि जिस तरीके से तमाम बहुजन महापुरुषों ने अपना बड़ा समय इस महाराष्ट्र में बिताया है, उसके बावजूद भी अगर फलस्वरूप देखा जाए तो बहुजन राजनीति के आधार पर इस महाराष्ट्र की भूमि पर कहीं ना कहीं ये देखा नहीं जाता कि बहुजन समाज से आने वाले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका कहीं ना कहीं जो प्रतिफल है या फिर उनके जो राजनीतिक जो परिणाम है, वो महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देते। जिस पैमाने पर होना चाहिए वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ते। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये देखने को मिलता है कि इस महाराष्ट्र में समय समय पर कांग्रेस और फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया और इस तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से जो सरकार बनाई गई, आखिर इन सरकारों ने कितना क्या कुछ काम किया, कितना परिवर्तन हुआ,
ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर पिछले तकरीबन 10 सालों की बात करेंगे तो पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में रही। उसके बाद पिछले अगर 5 सालों की बात करेंगे तो 2 साल उद्धव ठाकरे शिवसेना इनके नेतृत्व में सरकार चली। उसके बाद शिवसेना के जरिए जो कि एकनाथ शिंदे है, इनके नेतृत्व में इनके मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में सरकार अभी चलते हुए दिखाई दे रही है, जिसे महायुति की सरकार कहा जा रहा है, जिसमें शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस दिखाई देती है। तो ये तीनों राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में पिछले तकरीबन 3 वर्षों से दिखाई दे रही है। ऐसे में आप समझ पा रहे हैं कि जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, जो राजनीति महाराष्ट्र में चलाई जा रही है, जो कि बड़े पैमाने पर मराठा जो तबका है वो इस महाराष्ट्र में रहता है, इसके साथ साथ दलित वोट बैंक भी अपने आप में काफी ज्यादा मजबूत महाराष्ट्र में है, और मुस्लिम जो वोट बैंक है वो भी महाराष्ट्र में अपने आप में एक निर्णायक भूमिका के तौर पर ही देखा जाता है। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो सरकार चली, इन तमाम सरकारों ने महाराष्ट्र के को बेहतरी के लिए आखिर क्या कुछ किया, वो एक के बाद एक चीजें आपको साझा करेंगे। इस वक्त महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव है, इन तमाम विधानसभा के चुनाव में जो मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा अहमियत रखे हुए हैं, और इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। और सबसे पहले उन तमाम चीजों को भी आपको साझा कर दे कि अगर गठबंधन की बात करेंगे तो गठबंधन को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो दावेदारी देखी जा रही है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी की बात करेंगे और एआईएमआईएम की बात करेंगे। तो एआईएमआईएम के प्रकाश अंबेडकर, इनके जरिए ये बात शुरुआती दौर से कही गई कि अगर बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती गठबंधन करने के लिए अगर तैयार हो जाती है तो हम भी इसका स्वागत करते हैं। ये बयान प्रकाश अंबेडकर इनके माध्यम से दिया गया था। इसके बाद इस बयान को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी काफी ज्यादा हलचल दिखाई दी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे, इन्होंने भी अपना बयान जारी किया था। सुनील डोंगरे, इनके जरिए क्या कुछ कहा गया वो बयान भी आपके साथ साझा करते हैं। मातृभूमि पेपर में 4-5 दिन के पहले हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि यदि बहन जी तैयार है तो हम चर्चा करने के लिए युति के संदर्भ में चर्चा करने के लिए तैयार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आदरणीय अंबेडकर साहब का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं डिसीजन का। हमें बड़ा अच्छा लगा कि लेट क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने समाज के बारे में, अम्बेडकरी समाज के बारे में अच्छा सोचा। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी उनके बारे में बहुत अच्छा सोचा था। हमने इसके पहले भी युति करने की कोशिश की 1995 में, शायद मैं यदि सही हूँ तो 96 में, लेकिन वो तो अपने इस बयान में सुनील डोंगरे का ये कहना है कि जिस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर, इनके माध्यम से तमाम जो बातें कही गई है, जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। भले ही लेट क्यों ना हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जरिए उनके इस बयान का काफी ज्यादा असर है और हम स्वागत भी उसका करते हैं। निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी भी इसकी अपनी एक बड़ी पहल दिखाई देती है। और उसके बाद सुनील डोंगरे का ये कहना है कि अगर इस तरीके से मसला अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी का गठबंधन होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी ज्यादा ये परिणामदायक साबित होगा। ये भी तमाम बातें कही गई थी। लेकिन इस बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी अपना एक बड़ा बयान जारी कर दिया, जहां पर बहन मायावती ने साफ तौर पर कह दिया कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ जब जब भी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करती है, फिर वो क्षेत्रीय दल क्यों ना हो या फिर वो नेशनल पार्टी राष्ट्रीय दल क्यों ना हो, लेकिन तमाम इन राजनीतिक पार्टियों का जो वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर नहीं होता। बसपा का जो वोटर है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन बाकी पार्टियों के साथ जिसके साथ बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करती है उसका वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता। और इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बसपा अब आने वाले तमाम चुनाव में किसी भी तरीके का कोई भी गठबंधन नहीं करेगी, अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ने का काम करेगी। ये बयान बहन मायावती के जरिए जारी किया गया है। और अब जिस तरीके से चुनाव आयोग के जरिए महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के तारीखे का ऐलान हुआ, इसके बाद बहन मायावती ने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी। इस प्रतिक्रिया में भी साफ तौर पर बहन मायावती ने उसी बात को दोहराने का काम किया है। तो ये बयान अभी फिलहाल में है, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी
राजनीति के अंदर किसी भी तरीके का कोई बयान आखिरी नहीं होता, यही कहा जाता है। अब आपको उन तमाम चीजों से रूबरू करवा दे जो कि महाराष्ट्र में जो मुद्दे है वो सबसे ज्यादा गरमाए हुए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अब मुद्दा चुनावी मैदान में दिखाई देगा। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर मनुवादी मीडिया देश का चर्चा, बातचीत और बहस करता हुआ दिखाई नहीं देता। लेकिन ये मुद्दे सबसे ज्यादा इस वक्त महाराष्ट्र में लागू होते, जिसको लेकर लोग सवाल और उनके जवाब मांगना चाहते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को लेकर सवाल निशान चुनावी के मैदान में कटघरे में खड़े करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में संविधान लागू करने के बाद सबसे बड़ी इस महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि संविधान को लेकर पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने वोटों को बटोरने का काम किया, संविधान को बचाने की बात की गई, आरक्षण को लागू करने की, जातिगत जनगणना के तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के जरिए इंडिया गठबंधन के माध्यम से काफी कुछ कहा गया। लेकिन जब सही मायने में असल वो मुद्दा आया जहां पर इस आरक्षण को बचाने की, संविधान को बचाने की बात आती है, तब कांग्रेस के जरिए जो प्रतिक्रिया है वो पूरी तरीके से ढुलमुल दिखाई दी। न राहुल गांधी ने अपना बयान साफ तौर पर जारी किया या फिर इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने जबान से इस आरक्षण और संविधान को बचाने को लेकर किसी भी तरीके की अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई दिए। मतलब ये साफ है कि वोटों को बटोरने का काम इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन के जरिए खासतौर पर कांग्रेस के पाले से किया गया है। और जब आवश्यकता थी आरक्षण को बचाने की, संविधान को बचाने की बात को लेकर, तब कांग्रेस का जो रवैया है पूरी तरीके से नजरअंदाज करने वाला ही दिखाई दिया है। अब सबसे पहला मुद्दा जिस तरीके से आरक्षण का अभी इस महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में है, आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। इतना ही नहीं तो आरक्षण के साथ साथ मराठा आरक्षण को लेकर लंबे समय से महाराष्ट्र के अंदर आंदोलित लोग दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण का मसला समय के मुताबिक तुल पकड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये मसला तब भी कहीं न कहीं चुनावी मैदान में दिखाई देता है जब विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में नजदीक होते हैं। पिछले 5 साल की अगर बात करेंगे तो जब चुनाव नजदीक आते हुए दिखाई देते हैं, तब भी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मामले को लेकर लगातार आंदोलित और लगातार तमाम बातें होते हुए दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाता है, मराठा आरक्षण का ये मसला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई देता है। मतलब ये साफ है कि चुनाव के दौरान ही मराठा आरक्षण और तमाम SC/ST आरक्षण के मामले को लेकर सरकार या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी बयानबाजी जारी करते हुए दिखाई देती है, लेकिन सरकार बन जाने के बाद किसी भी तरीके का कोई आरक्षण का मसला इन तमाम राजनीतिक पार्टियों को दिखाई नहीं देता। इसमें कांग्रेस हो, ये भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस क्यों ना हो या फिर शिवसेना ही क्यों ना हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टी हमेशा से अपनी प्रतिक्रिया इसी तरीके से ढुलमुल करते हुए दिखाई देती है। इसके बाद शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ है, क्योंकि आलम इस तरीके का है जिससे आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर जिस महाराष्ट्र को कहने की प्रगतिशील महाराष्ट्र कहा जाता है, पुणे को कहीं ना कहीं शिक्षा का एक बहुत बड़ा माहिर घर मराठी में जिसे कहा जाता है, जहां से शिक्षा का उद्गम हुआ, जहां से महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना आंदोलन शुरू किया, शिक्षा का आंदोलन शुरू किया। इसी महाराष्ट्र में जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, पिछले 10 सालों की बात करेंगे, पिछले 10 सालों में सरकारी स्कूलों की जो संख्या है वो तकरीबन 5% जो है वो घटी है। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर अभी महायुति की सरकार है जिसमें शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस है। इन पिछले 10 सालों में 5% जो है वो कहने के सरकारी स्कूलों की संख्या घटी है। प्राइवेट स्कूलों का जो इजाफा यहाँ पर साफ तौर पर हुआ है। आंकड़े काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आंकड़े भी आपके साथ साझा करूंगा जिसके कारण इस बात का आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर आंकड़े किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर आपको आंकड़ों से रूबरू करवाऊंगा तो इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि सरकारी स्कूलों की अगर बात करेंगे 2018-2019 की, तो तकरीबन जो है वो 10,83,600
78 से घटकर 2020 और 2021 में 10,32,039 हो गई है। और जो बंद किए अधिकांश प्राथमिक स्कूलें जो, और इसमें सबसे ज्यादा जो बंद किए गए स्कूलें हैं वो प्राथमिक स्कूलें हैं। और इतना ही नहीं तो निजी स्कूलें जो प्राइवेट स्कूलों की जो संख्या है वो 2018 और 2019 की बात करेंगे तो 3,25,760 से बढ़कर वो 2020 और 21 में 3,40,753 हो चुकी है। तो ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में सरकारी स्कूलें कितने बड़े पैमाने पर बंद हुई है। और जो प्राइवेट स्कूलों की जो तादाद है वो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। तकरीबन 73% जो प्राइवेट स्कूल है इनकी तादाद बढ़ चुकी है। और ऐसे में तकरीबन जो 11,378 से 19,632 तक जो है वो लगातार वृद्धि हो रही है। और ये रिपोर्ट है, ये लगातार रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर तमाम जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक जो स्कूल है इनकी क्या कुछ हालात है। तो इससे आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि लगातार कक्षा 1 से लेकर तो कक्षा 8 के बीच जो स्कूलें आती है इन तमाम स्कूलों में 3 लाख से अधिक छात्रा है। और तकरीबन 1.93% जो है इतना गिरावट इस महाराष्ट्र के अंदर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये शिक्षा का आलम है। और इस शिक्षा के आलम से ही कहीं ना कहीं अब लगातार सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है वो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े है, धार्मिक अल्पसंख्यक के खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोग हैं। और यही बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और जिस देश में पिछले 10 सालों से जो सरकारें चल रही है वो लगातार सरकारी स्कूलों को बंद करते हुए दिखाई देती है। और वो नहीं चाहती कि इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा ये सरकारी स्कूलों में पढ़े। और निजी स्कूलों में जब वो पढ़ने के लिए जाने की कोशिश करे तो उसकी दहलीज पर जाने से पहले ही उसे इस बात का डर, भय सताने लगे कि इतनी बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी फीसें है वो निजी स्कूलों में कैसे इस देश का बहुजन तबका, खासतौर पर महाराष्ट्र में जो रहने वाला बहुजन समाज है वो कैसे भर पाएगा। इसके साथ साथ अगर ये शिक्षा की अगर बात करेंगे उसके बाद बेरोजगारी का जो मसला है वो भी महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर है। और बेरोजगारी में अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो देश में सबसे ज्यादा अगर आत्महत्याएं कहीं हो रही है तो वो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में अगर बात करेंगे तकरीबन 2 लोग जो है जिनकी इस बेरोजगारी के चलते जाने जा रही है। और मुंबई की बात करेंगे कि मुंबई सबसे ज्यादा आर्थिक राजधानी बड़े पैमाने पर पूरे देश की मानी जाती है। लेकिन मुंबई के भी औसतन जो रोजाना तकरीबन 2 लोग ऐसे जो है जो बेरोजगारी से आत्महत्या करते हुए, सुसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये दर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो जो रिपोर्ट है ये बताती है, ये खुलासा करती है कि नौकरी पेशा के जो लोग है, जो व्यक्ति है वो कई लोग आश्रित है। और इनकी पगार जो इनकी जो रकम होती है, जो महीने भर की जो इनको मिलता है वो पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए इनका निर्भर कहीं न कहीं नहीं हो पाता। और इसी के कारण कहीं न कहीं आंकड़े इस प्रकार निकल कर आ रहे हैं जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि 2021 में बेरोजगारी के चलते तकरीबन 3,541 लोगों ने सुसाइड की है, जिसमें से 796 जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के थे। तकरीबन 3,541 लोगों में से 796 लोग सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। और वही अगर 2022 में देश में कुल 3,170 लोगों ने जो सुसाइड किए उसमें से 642 लोग महाराष्ट्र के हैं। तो ये सुसाइड है करने वाले लोग हैं जो कि बेरोजगारी के चलते महाराष्ट्र में आत्महत्या करने के लिए अब कहीं न कहीं मजबूर हो चुके हैं। और ये महाराष्ट्र का वो तमाम आंकड़ा है जो हम आपको लगातार साझा कर रहे हैं। इसके साथ साथ सिर्फ बात इतने तक की नहीं रुकती, जब आंकड़ा आपको अगर बता दे तो ये तो बेरोजगारी का आंकड़ा है। लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े के साथ साथ अगर पदों की बात करेंगे जहां पर बेरोजगारी का आलम इस मुताबिक है कि 16,000 पदों के लिए जब 17 लाख आवेदन भरे जाते हैं, जब 17,000 जो पद है जहां पर तमाम नौकरियों के लिए जब 17,000 पद इस महाराष्ट्र की सरकार के जरिए निकाले जाते उसमें से 17 लाख आवेदन आते हैं। तो इस बात की आप कल्पना करिए, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी किस मुताबिक चल रही है। और ऐसे में तमाम जो शिक्षा और आसपास के तमाम जो क्षेत्र है जहां पर विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली गई, इससे ये समझ में आया कि औसतन करीब 101 आवेदन भरने का काम हुआ, जिसमें
17.76 लाख आवेदन में से 17,441 पद भरे जाने हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, जिसमें शिक्षित जो उम्मीदवार है जो 40% है, और इससे आप अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से जो बेरोजगारी है वो आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के अंदर जो चलने वाली सरकार है उसी भी किसी भी तरीके का कोई सुध नहीं है। तो बेरोजगारी का आलम है। विदर्भ के खासतौर पर तमाम जो इलाके हैं जो बेरोजगारी को लेकर सबसे ज्यादा प्रभावित है, और ऐसे में तमाम उन जिलों की बात हम करेंगे। स्वास्थ्य की जो सबसे बड़ी समस्या है महाराष्ट्र में है, और इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में गढ़चिरौली एक ऐसा जिला है जो कि आदिवासी बाहुल है, और आदिवासी बाहुल क्षेत्र में अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य सेवा इस मुताबिक है कि जिसमें महाराष्ट्र की गढ़चिरौली की जिले की बात करेंगे, तकरीबन 15 किलोमीटर तक माता पिता ने अपने जो बच्चे हैं उनको निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाने के लिए जो शवों को अपने कांधों पर ले जाने का काम किया है, उनको मजबूर होना पड़ा है। एम्बुलेंस की सेवाएं तक मुहैया नहीं हो पाई है। ऐसे भी महाराष्ट्र में कई जो है जिले अभी भी है जहां पर एम्बुलेंस की सेवाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही है। तो आप समझ पा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का भी जो स्तर है वो महाराष्ट्र में किस तरीके से बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर विदर्भ अलग होने की बात करेंगे, ये भी मामला महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा तूल पकड़ता है, और तब भी ये मसला कहीं न कहीं दिखाई देता है जब भी चुनावी माहौल होता है। चुनाव के दौरान विदर्भ को अलग करने का मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में देखने को मिलता है, और ये मसला इतना ज्यादा पुराना है, तकरीबन 100 साल से अधिक पुराना विदर्भ अलग करने का मामला है, जिसमें विदर्भ के तमाम जो जिले जो शुमार है, जिसमें यवतमाल, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुल्ढाना, वाशिम, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा और गोंदिया है। गढ़चिरौली और गोंदिया है, ये तमाम वो जिले हैं जो कि इस विदर्भ के जोन में आते हैं, विदर्भ में आते हैं, और इस तमाम विदर्भ में दलितों का वोट बैंक अपने आप में बड़े पैमाने पर तकरीबन 22% तक देखा जाता है। मुस्लिम अगर वोट बैंक की बात करेंगे तो वो भी बड़े पैमाने पर इस विदर्भ जोन में आपको दिखाई देगा। शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे, आदिवासी बाहुल क्षेत्र भी इसी विदर्भ जोन में आपको देखने को मिलेगा। मतलब दलित, आदिवासी और मुस्लिम, ये जो बड़ा गठजोड़ है ये इस पूरे के पूरे विदर्भ क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं इस देश में समय समय पर चलने वाली जो सरकारें हैं वो तमाम सरकारें नहीं चाहती कि विदर्भ अलग हो। अगर ऐसा हो जाता है तो दलित, आदिवासी और मुस्लिम ये बड़ा गठजोड़ बनेगा, और अपने अधिकारों के लिए ये तमाम समाज बड़े पैमाने पर रोडों रास्तों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा, अपनी शासन सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए सजग हो जाएगा। और इसी डर से विदर्भ को अलग करने का मामला जब भी चुनाव मैदान में चुनाव होता है वो कहने के सुर्खियों में देखा जाता है, और चुनाव बीत जाने के बाद ये मसला कहने के ठंडे बस्ते में बीत जाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर महाराष्ट्र के अंदर बात करेंगे किसानों की, तो ये किसानों का मामला भी सबसे ज्यादा अहम मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि पूरे देश के अंदर किसानों की बात करेंगे महाराष्ट्र को लेकर तो सबसे ज्यादा अगर किसान कहीं सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो वो यही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर बता दें कि सिर्फ और सिर्फ 2 जिलों की बात करेंगे तो 2 जिलों में ही करीब तकरीबन 300 ऐसे लोग हैं, 300 ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और खासतौर पर महाराष्ट्र के अमरावती, अकोला, यवतमाल, वाशिम, बुल्ढाना और वर्धा ऐसे वो तमाम जिले जहां पर आत्महत्या का दर सबसे ज्यादा है। किसान सबसे अधिक जो आत्महत्या करते हैं वो इन्हीं तमाम जिलों में से है। तकरीबन 5 महीनों की बात करेंगे तो 152 दिनों में यहाँ करीब हर दिन किसानों ने आत्महत्या की है, और यवतमाल में अब तक 132 किसानों ने आत्महत्या कर दी है। यवतमाल जिले में सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। अमरावती में भी यही मामला है, अमरावती में भी अब ऐसे ही आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। अमरावती में साल 2021 की बात करेंगे, आत्महत्या के मामले में यवतमाल को पिछड़ दिया है। 2021 में
370 किसानों ने अपनी जान दी। इसके बाद अगर साल 2022 की बात करेंगे 349 किसानों ने आत्महत्या की। 2023 में 323 किसानों ने आत्महत्या की। यवतमाल में अगर बात करेंगे 2021 में जान देने वाले किसानों की संख्या 290 थी। वही 2022 और 2023 में क्रमशः 291 और 302 किसानों ने अपनी मौत को गले से लगा लिया। तो ये आंकड़े हैं। यवतमाल में भी यही मामला है। प्रसिद्ध नागपुर के संतरे खेती करने वाले तमाम जो जिले हैं, यहाँ पर भी अमरावती में 143 किसानों ने आत्महत्या की। मतलब हर दिन औसतन अगर देखा जाए तो एक किसान जरूर से जरूर महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहा है। और इस आत्महत्या करने की बड़ी वजह है जिस तरीके से महाराष्ट्र में छोटे छोटे कर्ज के बोझ के तले यह किसान कहने के मजबूर हो जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो महाराष्ट्र का ऐसा जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वो कहने की अकाल ग्रस्त है। और जब जब भी अकाल ग्रस्त ये क्षेत्र हो जाता है तब किसानों के लिए बड़े ही आपाधापी वाला माहौल हो जाता है। किसान मजबूर हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने बीज के लिए तमाम किसानों को किसानी के लिए जो चीजें मुहैया होनी चाहिए, जो चीजें जरूरी होती है, उसको बड़े मुश्किल से कर्ज कर कर कहने का वो किसानी खेती करता है। लेकिन जब समय के मुताबिक जिस तरीके से उपजाऊ चीजें होनी चाहिए, जो किसानी से जो चीजें मुहैया होनी चाहिए, जो चीजें मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अकाल ग्रस्त होने के चलते नहीं मिल पाती। और फिर कर्ज के बोझ के तले कहने की किसान मजबूर हो जाता है, क्योंकि सरकार के माध्यम से भी वो कहने के सुख सुविधाएं जो सरकार के माध्यम से नियोजन होना चाहिए, वो भी मुआवजा देने का काम सरकार नहीं करती। और किसान फिर मजबूरन तौर पर 50,000 से लेकर तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक के इस छोटे से छोटे आंकड़े के को लेकर भी कहने कहीं आत्महत्या कर लेता है। और यही महाराष्ट्र की अब हकीकत है, और यही देश के अंदर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं तो अब किसानों का जो मामला है, इस किसानों के मामलों के साथ साथ एट्रोसिटी भी अपने आप में एक बड़ा मसला इस महाराष्ट्र प्रदेश के अंदर बना हुआ है। उसको भी लेकर आपको बताएंगे कि आखिर महाराष्ट्र में एट्रोसिटी का आंकड़ा किस मुताबिक बढ़ता जा रहा है। अगर बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो तमाम प्रदेशों में भी अपने आप में महाराष्ट्र अपने आप में एट्रोसिटी का मसला सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर अकेले महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये आंकड़े भी काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। और ये आंकड़े कहने के बताते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपने आप में एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा, जहां पर एट्रोसिटी के मामले दिखाई देते हैं। और शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे, तकरीबन 13 ऐसे राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर एट्रोसिटीज होते हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र को लेकर हम बात करेंगे तो 2706 जो कहने का एट्रोसिटी के मामले पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हर वर्ष दिखाई देते हैं, जिसमें 5.24% मामले हैं। मतलब कि पूरे देश के अंदर तकरीबन 51,656 मामले अगर दर्ज होते हैं, तो पूरे देश में 51,656 मामले दर्ज होते हैं। उसमें से अकेले महाराष्ट्र में 2,706 मामले हैं, जो कि पूरे के पूरे 100% में से 5.24% है। यह आंकड़ा आपको थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन यह आंकड़ा वो है जो कि जिसकी सुनवाई होती है, जो दर्ज किया जाता है। लेकिन खासतौर पर एट्रोसिटी के कई ऐसे मामले होते हैं जो कि रफा दफा दर्ज करने के पहले ही कर दिए जाते हैं, और ये महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। इसी के साथ साथ ये तमाम मसलों को लेकर इसलिए मैं तमाम चीजें आपको लगातार साझा कर रहा हूं, क्योंकि इन मुद्दों पर इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया बात नहीं करता। और अब आपको मैं उन तमाम विधानसभाओं और उन तमाम जिलों की बात करूंगा जहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर भी जो सुरक्षा का मसला है वो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है और गंभीर है। महाराष्ट्र में रोज की बात करेंगे तो 126 जो महिला है इनके साथ अपराध हो रहा है, और अपराध का लगातार शिकार हो रही है। पिछले 4 साल की बात करेंगे, पिछले 4 साल में तकरीबन 40% मामले जो है वो सबसे ज्यादा बढ़त बनाए हुए है। और एनसीआरबी की रिपोर्ट जो कहती है वो आपको चौंका देगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने
पिछले 2 वर्षों यानी अगर नवंबर 2019 की बात करेंगे से लेकर तो जून जो 2022 की, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस दौरान, और सत्ता परिवर्तन होने के बाद अगर एकनाथ शिंदे की सरकार बात करेंगे तो दोनों सरकारों के बीच में जो कार्यकाल रहा, इसमें महिलाओं के प्रति जो अपराध है इसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं देखी गई। जिसमें राष्ट्रीय अपराध अगर ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करेंगे तो 2020 में राज्य में तकरीबन महिलाओं के साथ 88 जो आपराधिक घटनाएं दर्ज हुई है, जिसमें वही 2023 की अगर बात करेंगे बढ़कर 126 मामले हुए हैं। 2020 में जहां महिलाओं के खिलाफ आपराधिक अपराध के राज्य में 31,701 मामला दर्ज हुआ है, वही 2023 की अगर बात करेंगे जो कि बढ़कर 45,434 हो गया है। और 2020 के अगर लॉकडाउन की बात करेंगे उस दौरान भी महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के तकरीबन 31,701 घटना दिखाई दी, जिसमें औसतन 88 जो महिलाएं हैं वो रोजाना हिंसा का शिकार हो रही है। मतलब कि ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के लिए भी महाराष्ट्र के अंदर जो एक बात कही जाती है कि सुरक्षा का मामला है, लेकिन वो भी मसला अब महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से सरकारें चल रही है उस मुताबिक नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम आंकड़े लगातार हम आपके साथ रूबरू कर रहे हैं, जिसके कारण हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में किस तरीके से सरकारें चल रही है, क्या कुछ पिछले तमाम मुद्दों को लेकर जिन सरकारों ने काम करना चाहिए, फिर वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन तमाम सरकारों ने काम नहीं किया है। जिस मुताबिक ये देखने को मिला है कि बड़े पैमाने पर न दलितों की जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में नहीं देखने को मिलती, न मुस्लिम तबके की जो अपनी भागीदारी होनी चाहिए न वो खास तौर पर दिखाई देती है। तो ये आलम है महाराष्ट्र में, और इसी मुताबिक बड़े पैमाने पर तकरीबन 150 से ऐसी कई सीटें हैं जो कि दलित और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की मानी जाती है, जहां पर बड़ा प्रभाव है। और जो गठबंधन की जो लगातार बातचीत की जा रही है, अगर गठबंधन बहुजन समाज पार्टी का और वंचित बहुजन आघाड़ी का और एआईएमआईएम का हो जाता है तो इसका सीधा का सीधा असर पूरी की पूरी 150 जो विधानसभा सीटों पर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है, 288 विधानसभा में 150 विधानसभाओं पर दलित और मुस्लिम तबके का सबसे ज्यादा वोट बैंक दिखाई देता है, और ये सीधा सीधा असर करती है। खासतौर पर अगर बात करूंगा मैं मुस्लिम वोट बैंक की, तकरीबन 48 ऐसी विधानसभा है जिन 48 विधानसभाओं में 21 से 30% जो मुस्लिम मतदाता है जो राजनीतिक तौर पर निर्णायक स्थिति में है। 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता 15 से 20% में है और चुनाव नतीजे में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। 11 से 15% मतदाता है, 11 से जो कि महाराष्ट्र में अहम है। बाकी अगर 5 से 10% अगर बात करेंगे, कई तकरीबन 21 से 30% जो मुस्लिम मतदाता है वो राजनीतिक तौर पर बड़े निर्णायक भूमिका में देखा जाता है। और विदर्भ क्षेत्र की बात करेंगे तो विदर्भ क्षेत्र में भी बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी की बात करेंगे, जहां पर इनका वोट बैंक सबसे ज्यादा अधिक दिखाई देता है। तो इन इलाकों में भी कहीं ना कहीं बसपा और वंचित बहुजन आघाड़ी ये कहने की गठबंधन के तौर पर अगर देखी जाती है तो निश्चित रूप से जो वोट बैंक अमूमन तौर पर मुस्लिम तबके का, दलितों का कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की जो भागीदारी, जो दावेदारी मजबूत नहीं दिखाई दे रही थी, जो दिशा भूल वाली दिखाई दे रही थी, वो कहीं ना कहीं अब छिटक कर इस गठबंधन के तौर पर देखी जा सकती है, गठबंधन के तौर आकर्षित हो सकती है। और ऐसा निश्चित अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस गठबंधन के लिए काफी ज्यादा निर्णायक चीजें होते हुए दिखाई देगी। तो इस पूरे के पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।